दोस्तों नमस्कार। सुबह झारखंड की सियासत में एक बार फिर से कुर्मी बनाम आदिवासी का सवाल गहराता नजर आ रहा है। दरअसल एक तरफ दिल्ली में कुर्मी समुदाय की ओर से एक बड़ी रैली की जा रही है। इस बात का दावा किया जा रहा है कि कुर्मी जो है वह जनजाति होने की सारी अर्हता को पूरा करता है। टाइगर जयराम जो कुर्मी समाज का एक आशा का केंद्र बनकर सामने आए हैं, कुर्मी समुदाय के लोगों को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली रवाना करते हैं। लेकिन इसके साथ ही उन्हीं की पार्टी से जुड़ी हुई एक महिला नेत्री निशा भगत सामने आती है और कहती है कुर्मी आदिवासी बनाया नहीं जाता, आदिवासी पैदा होता है। और इसके साथ ही जेल कैंप ने या कहें टाइगर जयराम ने निशा भगत को पार्टी से बाहर करने का फैसला कर लिया। यह वही निशा भगत हैं जो महज कुछ दिन पहले तक ईसाई समुदाय को टारगेट कर रही थी। यह दावा कर रही थी कि जिन्होंने अपना पुराना परंपरा छोड़ दिया, रूढ़िवादी परंपरा छोड़ दिया, वे आदिवासी नहीं हो सकते। और ईसाई समुदाय के लोग सरना धर्मियों की पहचान या उसकी अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। दरअसल एक बड़ा तबका यह मानता रहा है कि आदिवासी और आदिवासियत की जो पहचान है उसकी रूढ़िवादी परंपरा है। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा खेमा यह भी है जो यह मानता है कि आदिवासियत की पहचान या उसका चिन्हितकरण नस्ल के आधार पर होगा। यानी नस्ल यदि आदिवासी का है तो वह हिंदू है, ईसाई है, क्या है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, वह आदिवासी बना रहता है। लेकिन निशा भगत तब तक रूढ़िवादी प्रथा को ही आदिवासियत की सवाल मान रही थी, आदिवासी का पैमाना मान रही थी। और जैसे ही निशा भगत ने कुर्मी जाति पर सवाल खड़ा किया, जयराम महतो ने उसे बाहर निकालने का फैसला कर लिया। इस वक्त हमारे साथ हैं आपकी चेती एंकर आरती सिंह। देखिए, हाँ, अगर देवेंद्र भैया कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं, मेरी पूरी टीम और मेरे सभी दर्शक जो हमें फॉलो करते हैं, जो हमारा कंटेंट देखते हैं, पसंद करते हैं और ना भी पसंद करते हैं, तो आप सब एक साथ मेरे साथ मिलकर देवेंद्र भैया को हैप्पी बर्थडे कह सकते हैं, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे देवेंद्र भैया। चलिए, निशा भगत की बात हो रही है। निशा भगत ने जो कुछ भी कहा कुर्मी समुदाय को लेकर, ये थोड़ा सा भी यानी तनिक भी रास नहीं आया जयराम महतो को, और या कहें कि पूरा जेल कैंप खेमा जो है उन्हें रास नहीं आया। और फिर जैसे ही उनका बयान आता है, फौरन उनके निष्कासन का ऑर्डर भी रिलीज हो जाता है पार्टी की तरफ आधा से। घंटा में। हाँ, वही मैं कह रही हूँ कि फौरन ऐसा लगता है कि पूरी स्क्रिप्ट पहले लिख दी गई थी। ऐसा तैयारी हाँ। इस बात की हो रही थी कि निशा भगत का बयान आए और निष्कासन का। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें पहले से रेडी थी, बस एक रिलीज करने भर की देरी थी कि कुछ तो ऐसा हो जिसके बाद इस लेटर को रिलीज किया जाए। खैर, वो एक अलग मुद्दा पार्टी का हो सकता है, लेकिन इस निष्कासन के बाद हुआ क्या, कैसे उन्होंने अपने को खुद को काउंटर कैसे किया निशा भगत ने। अगर पार्टी से वो निकाली गई तो इतना तो आसान नहीं था कि निशा भगत चुपचाप रह जाती। भाई, अगर पार्टी से निकाला गया है तो कुछ तो उनको भी लगा होगा कि पार्टी ने क्यों निकाल दिया, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि पहले आपको सुन लेना चाहिए कि निशा भगत ने उस निष्कासन के बाद कैसे जवाब दिया है जेल कैंप को, कैसे जवाब दिया है जयराम महतो को। सुनिए, और कैसे आरोपों की बौछार की है। हाँ, वही आप सुन लीजिए। जब इलेक्शन हो रहा था उस दौरान टिकट के लिए जो मुझसे बुलवाया गया कि कुछ भी नहीं मांगा गया, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जैसे टिकट मिला है वैसे ही विराट, जो कि लगातार जयराम के साथ रहता है और केस मुकदमे होने के बावजूद अभी भी उसके साथ इसलिए है क्योंकि वो चंदा करके और उगाही करके वो देने वाला और उनको विधि व्यवस्था पहुंचाने वाला व्यक्ति है। और सबसे बड़ी बात है कि संतोष महतो जो रामगढ़ से है, जो केंद्रीय प्रवक्ता रहा, उसने मेरे से स्कॉर्पियो मांगा और उसके पास 10 लाख रुपया मांगा था। मैं समय का इंतजार कर रही थी कि किसी भी तरह से ये उद्भेदन हो कि ये लोगों की पार्टी की जो मानसिकता है वो वाकई दुखदाई है। और हमारा जो विचार था कि हम जब कांग्रेस पार्टी से छोड़ करके आए तो हमारे ऊपर बहुत ही लांछन लगाया गया।
और इस पार्टी को भी मैं छोड़ देती तो शायद मेरे लिए बहुत ही बुरा प्रभाव होता राजनीति में या तो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में। जिस तरीके से एक लड़की को लगातार राजनीति या तो फिर किसी व्यवसाय या तो किसी ऐसे कार्य में जो कि अपने क्षेत्र की ओर अग्रसर हो रही है तो लगातार बाधा करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो ये देखिए विराट का जो है मैसेज आप देख सकते हैं। मैंने इसका खुलासा आज तक इसलिए नहीं किया था क्योंकि मौके का मैं इंतजार कर रही थी कि ये लोग जो है पार्टी के नाम से सिर्फ चंदाखोरी कर रहे हैं, लोगों को डरा के धमका करके सिर्फ और सिर्फ अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। और ये जो है ये देख लीजिए विराट का, ये नीरज कुमार का किसी का दिया है। उन्होंने कहा कि तारापीठ जाऊंगा, भेज दीजिएगा 10K और मेरे और आपका बात है डोंट शेयर पब्लिक। लेकिन पब्लिक को शेयर करने का समय इसलिए आ गया है क्योंकि ये लोग जो है नारी शक्ति को बहुत ही कमजोर समझते हैं और नारियों को ये लोग अपने पॉकेट में रखना चाहते हैं। अगर ये आदिवासी हितैषी होते तो चिंता का एक विषय है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है दमयंती मुंडा जी, उनको ये लोग स्टेज शेयर क्यों नहीं कराते, उनको मान सम्मान उतना क्यों नहीं मिलता जितना बेबी महतो को मिलता है, जितना और एक महिला है पूजा महतो। तो ये लोग उनकी क्या है और इन्होंने क्या आंदोलन किया है, क्या इन लोगों ने अपने क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में ऐसा कुछ काम किया जो कि वो टाइगर के इतने करीब है। टाइगर कहते थे, सोचते थे कि ये काशी में एक भारी है। मैं इंतजार कर रही थी इस समय का, इस मोमेंट का। आज मैं बहुत खुश हूं कि मुझे पार्टी ने इसलिए निकाला क्योंकि वो अपने कुर्मी समुदाय के प्रति बहुत ही लॉयल है। और यदि वो अपनी कुर्मी पार्टी के प्रति इतने लॉयल है, अगर वो पूरी संपूर्ण पार्टी के अगर होते तो इससे पहले मैं झंडा प्रकरण को ईसाई समुदाय का लगातार विरोध की कि वो हमारा आरक्षण नहीं खा सकते। आदिवासियों का आरक्षण वही खा सकता है जो आदिवासी है, जो रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले प्रकृति पूजक जो है और विद्यमान विधि में जो अंकित है, विद्यमान विधि से जो बाहर चले गए हैं, वो आरक्षण के हकदार नहीं होते हैं। मैंने उनका जब लगातार विरोध किया तब भी पार्टी की तरफ से किसी का मुंह नहीं खुला। आपने देखा होगा गुमला से रांची तक जब पैदल आई और वो पैदल यात्रा थी हमारे झारखंड के आदिवासियों के हित के लिए, ग्राम सभा को जो पारित करना चाहिए था, पेशा अधिनियम को लागू करने की बात जब मैंने कही थी तो उस समय भी जेलकेम के किसी कैंडिडेट ने हमारा सपोर्ट नहीं किया था। जयराम की बात की जाए तो मुझे जहां तक लगता है कि दुमका के प्रोग्राम के बाद मैंने उनसे संपर्क साधने की कोशिश की, बात पहुंचाया कि आप विधानसभा में ये बात रखिए आदिवासियों के हितकर के लिए, क्योंकि सीएनटी और स्पेटी एक्ट का लगातार उल्लंघन हो रहा है। लेकिन उन्होंने कभी भी आदिवासियों के पक्ष में बात को नहीं रखा और मैं इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि इन लोगों का जो चल रहा है, चाहे बालू के में पैसा चल रहा है, चाहे गाय का पैसा चल रहा है, चाहे कोयला का पैसा चल रहा है, तो पता कीजिए आपका एनटीपीसी का पैसा चल रहा है, कॉलेजेस का पैसा चल रहा है, तो कहां इन लोग धांधली कर रहे हैं। और मैं ये जो है जयराम की पार्टी और जयराम खुद पैसा ले रहे हैं। और अगर सबसे पार्टी में थी तब क्यों नहीं आरोप लगाया? इसीलिए मैं इस मौके का इंतजार कर रही थी कि समय का इंतजार कर रही थी। पहले लगाती तो फिर वो लोग अनर्गल बातें जिस तरीके से छेछा लेदर कर रहा है सोशल मीडिया में, एक औरत को किस तरीके से दबाया जाए, या तो फिर मेरे बारे में जो परिवार के बारे में इन लोग जो कह रहा है, तो ये बात पूरी तरीके से पता नहीं चलता। ये ईसाई के समुदाय के बारे जब मैं बोली तो इनका प्रतिक्रिया नहीं दिखा, लेकिन कुर्मी के बारे में बोली तो इनकी प्रतिक्रिया साफ दिखी कि वो सिर्फ कुर्मी की पार्टी है। मुझे लगता था कि सभी धर्मों के लोगों को लेकर के चलने वाला है जयराम महतो, लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पब्लिसिटी से खुद की उपलब्धि गिनवा रहे हैं। क्षेत्र की जो कमियां हैं उसको गिनवानी चाहिए। कभी आए ना धनबाद और बोकारो से, कभी इधर आवे लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पता चल जाएगा कि जेल केम क्या है। आवाज उठानी सही बात है। कुर्मी अगर मांग कर रहे हैं तो इसमें आप ये सबसे बड़ी बात है कि आप 2 साल का हिस्ट्री देख लीजिए। क्या जयराम मैं तो इससे भी पहले रेल टेक कार्यक्रम किया गया था कुर्मियों के द्वारा, तो क्या वो वहां शामिल थे? कुर्मियों के प्रति उनका क्या भाव है, इसको भी चिंता का विषय है। आज देखिए कि वो मुझे पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिए और आज वो बीमार हो गए
और ये देखना है कि वो रेल टेक का कार्यक्रम, कुर्मियों का जो कार्यक्रम आंदोलन है उसमें वो पहुंचते हैं कि नहीं। ये भी देखना है कि कुर्मियों के प्रति जो वो चाल चल रहे हैं, कुर्मियों के प्रति जो राजनीति कर रहे हैं, क्या वाकई ये कुर्मियों के है भी कि नहीं, ये भी चिंता का विषय है। ये अभी तक में आपने देखा हो गया कि घटवार जो है, कोल तेली लोग हैं जो कि वो भी चाहते हैं लगातार अपनी आवाज उठाते रहे कि आदिवासी समुदाय में हमें शामिल किया जाए। लोग आदिवासी समुदाय में क्यों शामिल होना चाहते हैं? चिंता का विषय यही है कि जब पूरे संविधान में हमारे लिए एक विशेष संविधान बना हुआ है तो इस संविधान पे छेड़छाड़ क्यों? इनका कहना है कि 1931 में हमारा जो आदिवासियत से हमें हटा दिया गया। तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये लोग फिर क्षत्रिय समाज के साथ अपने आप को क्षत्रिय महासम्मेलन में क्यों शामिल होते हैं? चिंता का विषय ये है कि वाकई आदिवासी है कौन? आदिवासी जो आदिकाल से रह रहे हैं, आदिवासियों का जो परिचय है, भगवान राम जो राजकुमार अयोध्या के, वो भी वनवास गए थे। तो मैं बार बार कहती हूँ कि उनके समय में भी वन में वनवासी कहिए, आप आदिवासी बोलिए, जो आप लोगों को समझ में आता है, लेकिन आदिवासी है, रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले आदिवासी हैं, आदिवासी जन्य जनजाति को के अंतर्गत रहने वाले आदिवासी हैं। तो आदिवासी के जो पूरक हमारे जो हिंदू समाज है, जो उनके जो प्रति छाया है, तो हिंदू समाज को भी हम प्रणाम करते हैं, संस्कार हमारे मिलते हैं, तो उनका और हमारा पूरी तरीके से मिलता है। लेकिन हिंदू कभी आदिवासी नहीं हो सकते। देवेंद्र भैया सुन लिए, मुझे ये एक चीज जानना है कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम साथ होते हैं तो हम उन सारी कमियों को, उन सारी गलतियों को अपने साथ बनाकर चलते रहते हैं। उस वक्त हमें ना वो गलतियां समझ में आती हैं, ना वो खामियां समझ आती हैं। उस वक्त लगता है कि ये सब कुछ हमारा है और ये हमारे फेवर में है। लेकिन जैसे ही आप उस धड़े से अलग होते हैं तो फिर आपको वो सारी कमियां दुनिया को बताने में बहुत इंटरेस्ट होता है। और यही चीज यहाँ भी नजर आया है। अगर जयराम महतो में इतनी खामियां थी, अगर JLKM में इतनी खामियां थी, तो ये चीजें पार्टी में इतने दिनों से चल रही थी, तो तब क्यों नहीं आप मुखर हुई? अब क्यों, जब आप पार्टी से निकाल दी गई तब? और जब इसी तरह का आरोप सुषमा बड़ाइक लगाई, बस मैं यही सुनना चाहती थी। सुषमा बड़ाइक ने एक रेप का आरोप तो लगाया था जो उनके दो सहयोगी हैं उन पर, और यह आरोप भी लगाया था कि उनसे स्कॉर्पियो की मांग की गई थी, 10 लाख रुपया की मांग की। आज बाकायदा मैसेज दिखा रही है। हाँ। निशा भगत भी यही आरोप लगा रही है। तब निशा भगत जो है सुषमा बड़ाइक को कटघरे में खड़ा कर रही है। आप सबको याद होगा कि सुषमा बड़ाइक का वो बयान हमने चलाया भी था और उस पे निशा भगत ने क्या काउंटर किया था ये भी चलाया था। उस वक्त तो निशा भगत सुषमा बड़ाइक को बिल्कुल गलत करार दे रही थी। उन आरोपों से जयराम महतो के लिए एकदम शेरनी की तरह बिल्कुल पड़ी थी। हाँ। और सारे एलिगेशन को खारिज कर रही थी और कह रही थी कि ये महिला का जो बैकग्राउंड देख लीजिए। लेकिन आज निशा भगत उन्हीं सवालों के साथ सामने आ रही है। मुझे नहीं पता कि सुषमा बड़ाइक के आरोप में कितना दम है, मुझे नहीं पता कि निशा भगत के आरोप में कितना दम है। पर एक सवाल जरूर उठता है कि यदि सुषमा बड़ाइक के आरोप तथ्यहीन थे तो निशा भगत के आरोप तथ्यपूर्ण कैसे हो सकते हैं? मुझे एक सवाल और है कि जब उन्होंने अपनी सफाई ही कह सकते हैं, क्योंकि जब पार्टी ने निकाला तो आप जो भी कहेंगे उसे पब्लिक आपकी सफाई के तौर पर ही लेगी कि भाई ये है। मान लीजिए JLKM ने अपना स्टैंड क्लियर भी कर दिया कि भाई वो कुर्मी के लिए जीना चाहते हैं। आप मुझे ये बताइए कि अगर जयराम महतो अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं, निशा भगत अपने समाज के हक में आवाज बुलंद कर रही है, तो ये एक दूसरे के लिए गलत नहीं हो सकते हैं। लेकिन ये गलती तब होती है जब आप पार्टी में रहकर पार्टी की उन चीजों का समर्थन करते हैं, जैसे ही आप पार्टी से बाहर आते हैं वो सारी चीजें गलत हो जाती हैं। तो आप एक रस्सी पर चलकर आप दोनों पांव बाहर नहीं रख सकते हैं। हाँ, निश्चित रूप से। दरअसल जिस तरह से निशा भगत ने एक तो टाइगर जयराम की ओर से महज आधा घंटा में निकालने की घोषणा की जाती है, दूसरी तरफ निशा भगत को देखें, ये भी घंटा नहीं बीतता है आरोपों की बौछार कर देती है। अति 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद निशा भगत यह बयान दे रही होती तो शायद इसमें
किसी को कोई तथ्य नजर आता। अभी तो साफ झलक रहा है कि आप एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं, आक्रोश में, एक नाराजगी में इस तरह के एलिगेशन लगा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल वो नहीं है आरती, बड़ा सवाल ये है, सुषमा बड़ाइक ने बोला, निशा भगत का जो पलटवार आरोप किया है, निशा भगत कहती है कि आदिवासी बनाया नहीं जाता, पैदा होते हैं, पैदा होता है। लेकिन ये नस्लीय अगर है, ये नस्लीय टिप्पणी है, इसलिए कह रहा हूँ। सुषमा निशा भगत के पुराना बयान को देखें तो वे तब जोर दे रहे थे कि जो रूढ़िवादी प्रथा है, जो उनका सामाजिक संरचना है, पुरानी जीवन शैली है और प्रकृति से जो लगाव है, यही आदिवासी की पहचान। और अब मुझे गर्व है इस बात का कि भारत मित्र ने पिछले 6 महीनों में आदिवासियत की पहचान पर कई सवाल खड़े किए, कई डिबेट खड़े, और 2 तरह के जो दृष्टिकोण सामने आए। एक तो निशा भगत और इनकी जो टीम है या फिर जनजातीय सुरक्षा मंच की ओर से दावा किया गया, दूसरी तरफ का जो बयान आया वो कहा कि भाई नस्ल ही सब कुछ है, यदि हम परंपरा छोड़ भी दें, सरना जाना छोड़ देते हैं, जाहिर थान जाना छोड़ देते हैं, तो नस्ल तो मेरा नहीं बदल सकता है। आदिवासी मैं था, मैं ईसाई था तो भी आदिवासी हूँ, हिंदू हूँ तो भी आदिवासी हूँ, मुस्लिम हूँ तो भी आदिवासी हूँ। तब निशा भगत इसको खारिज कर रही थी। आज जब निशा भगत कहती हैं कि आदिवासी पैदा बनाया नहीं जाता, पैदा नहीं होता, इसका मतलब कि निशा भगत का यू टर्न है। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं यू टर्न है, मैं थोड़ा सा क्लिप वो सुनाना चाहती हूँ, सबको सुनना चाहिए मुझे लगता है देवेंद्र भैया। ये जो उन्होंने कहा था जब वो पार्टी में थी, तब कहा था कि आदिवासी बनाए नहीं जाते, पैदा नहीं, छोड़ने के बाद छोड़ने के बाद जस्ट उन्होंने कहा कि आदिवासी बनाए नहीं जाते, पैदा होते। लेकिन उसी बयान को अगर आप आगे जाकर सुनेंगे तो उन्होंने फिर से हिंदू धर्म को लेकर भी कुछ अपने बयान में उस हिंदू धर्म को शामिल किया है कि हमारी परंपरा जो है, हमारे पूजा पाठ की जो प्रक्रिया है, वो सब कुछ हिंदू धर्म से मिलती जुलती है। यानी उन्होंने अपने लिए एक, आप कहें कि सेफ पैसेज भी खोला है, पॉलिटिकल पैसेज जिसे कह सकते हैं, वो भी उन्होंने बिल्कुल। पिछले आप 6 महीना से निशा भगत को यदि स्टडी करें तो निश्चित रूप से जयराम की पार्टी में थी, लेकिन जो पॉलिटिक्स कर रही थी वो था जनजातीय सुरक्षा मंच का या भगवा तेवर में उनमें नजर आ रहा है। अब सवाल यह है कि एक्सपोज कौन हुआ, निशा भगत हुई या टाइगर जयराम हुए, ये बड़ा सवाल मुझे लगता है कि इस मामले में निशा भगत कोई खास एक्सपोज नहीं हुई, क्योंकि निशा भगत को सब जान रहे हैं, निशा भगत को सब जान रहे हैं, निशा भगत के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। और नहीं, निशा भगत शुरू से ही वो जिस मतलब मुद्दे पर राजनीति करती रही हैं, इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने कांग्रेस छोड़ा था, इसी मुद्दे को लेकर, क्योंकि वहां उन्हें इतना एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिल रहा था, तो इसलिए उन्होंने वो पार्टी छोड़ी, JLK में आ गई। JLK में भी वो रूढ़िवादी परंपराओं को लेकर, आदिवासियत को लेकर वो अपनी आवाज बुलंद करती रही, और यही चीज उन्होंने कुर्मी समाज को लेकर भी कहा। लेकिन यहाँ पर निशा भगत ने कुछ नहीं खोया। नहीं, मैं निशा भगत एक्सपोज नहीं हुई। निशा भगत के बारे में सारे लोग जान रहे थे। एक बड़ा सवाल जो खड़ा हो गया है जयराम महतो की पॉलिटिक्स पर, एसटी मुद्दे को लेकर, वो इसलिए भी कि जब निशा भगत ईसाई समुदाय को टारगेट पर ले रही थी या ये सवाल खड़ा कर रही थी कि भाई तुम्हें मंडई में नहीं जाते हो, सरना में नहीं जाते हो, जाहिर थान में नहीं जाते हो, पुरानी परंपरा को मानते नहीं हो, और तुम एसटी इसलिए बने हो, माने ईसाई इसलिए बने ताकि हो रिजर्वेशन का लाभ, ताकि तुमको एसटी का दर्जा मिल सके। आरती, यदि आप ईसाई बनते हैं तो आपको एसटी का दर्जा मिल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। देवेंद्र बन जाएगा, मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। नहीं। तो समझा जा सकता है कि निशा भगत जो बयान दे रही थी वो कितना सही था, कितना इलॉजिकल। और नहीं भैया, इसीलिए ये सवाल उठ रहा है मुझे, मतलब मैं इस चीज को, मुझे लगता है कि मेरे और देवेंद्र भैया जैसे यहाँ पर लाखों झारखंडी होंगे जो इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। मुझे ये बताइए कि अगर आप कुर्मी समाज के लिए आप रेल टेका आंदोलन कर रहे हैं, आप बाकायदा कुर्मी समाज के लिए एसटी की मांग कर रहे हैं, इसी को लेकर ये बड़ा आंदोलन में है, तो ये आपके समाज की जुड़ी बातें हैं। आप पार्टी में हैं, पार्टी का कोई और आपका इस चीज का विरोध नहीं कर रहा है, तो निशा भगत ने क्या गलत किया?
निशा भगत भी पार्टी में रहकर आदिवासियत, रूढ़िवादी परंपरा, एसटी समाज, इन्हीं को लेकर वो अपने समाज के हक की लड़ाई लड़ हाँ, रही है। निश्चित रूप से। और पॉलिटिक्स में आप अगर किसी समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और अगर आप उस समाज के लिए लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं तो फिर आप किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? मैं वैसी बात को कह रहा था। निशा भगत जो सवाल खड़ा कर रही थी कि एसटी और क्रिश्चियन होकर बनने के के, हाँ, लिए, और आपने देखा कि हम लोग चाह करके भी आज एसटी नहीं बन सकते। ईसाई बनते हैं तो एसटी नहीं बन सकते। यानी एसटी तब भी नस्ल के आधार पर तय होता था, आज भी नस्ल के आधार पर तय होता है। निशा भगत उस समय से खारिज कर रही थी। उनका एक खेमा कह रहा था कि जो नस्ल की बात करते हैं वो आदिवासी समाज को भेड़ बकरी की तरह एक नस्ल बनाए रखना चाहते हैं। ये एलिगेशन था उनका उस वक्त जो नस्ल को प्रमुखता दे रहे थे। उनको कह रहे थे कि इनकी साजिश है, ईसाई धर्मी जो एक्टिविस्ट है उनकी साजिश है कि आदिवासी समुदाय को गाय बकरी की तरह एक नस्ल साबित किया जाए। आज तो ये नस्ल के प्रयोगकार बन गई। लेकिन मैं सवाल दूसरा कर रहा हूँ। मैं सवाल कर रहा हूँ कि जब निशा भगत ईसाई समुदाय को टारगेट कर रही थी और खुलेआम एक हिटरेट फैला, हाँ, बिल्कुल कैंपेन था उनका, हाँ, सामाजिक विद्वेष फैला रहे, और यही सवाल भारत मित्र ने तब भी खड़ा किया था कि जयराम महतो की जो पॉलिटिक्स है 1932 की ख्याति, हम ही बिल्कुल, हाँ, 1932 का ख्यातियान है। आदिवासी अस्मिता का पहचान है, झारखंडी अस्मिता की पहचान है, झारखंड के जल जंगल जमीन का संघर्ष है। टाइगर जयराम महतो की जो लड़ाई है इसी को तो लेकर रही है, एक सोशलिस्ट पैटर्न सोच। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से उनके कार्यकर्ता सरना ईसाई के विवाद खड़ा कर रहे हैं और जयराम महतो चुप है, और जयराम महतो से जब पूछा जाता है तब कहा जाता है उनके समाज का मसला है, वो अपना व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहे हैं, निजी मामला है उनका, ये कहा गया था। यह उस दौर में जयराम महतो निजी मामला बता रहे हैं, जिस दौर में जिस सामन में आप मछली खा ले तो पॉलिटिकल डिबेट होगा आदि। अब झटका मीट खा रहे हैं कि जवा मीट खा रहे हैं, अभी पॉलिटिकल डिबेट होता है। तो जयराम महतो इतने नादान तो नहीं थे, इतने नादान तो नहीं थे कि वे कह रहे थे कि ये जो है उनका पब्लिक प्राइवेट निजी मामला है उनका, हाँ, ये प्राइवेट इशू है। और आदि सामुदायिक मामला तब था निशा भगत का, तब ये अपनी कम्युनिटी का, बिल्कुल अपनी कम्युनिटी का है, जैसा जयराम महतो बोल रहे थे। तो क्या निशा भगत का आज जो स्टैंड ली है वो उसका समुदाय का मामला नहीं है? निशा भगत ने समुदाय के लिए एक शेरनी की तरह सामने आई है। वही मैं कह रही हूँ कि अगर उसी पार्टी में रहकर आप अपने समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, जयराम महतो अगर सिर्फ कुर्मी नेता कहे जाए तो वो तो सर्वमान्य नहीं हो सकता ना। अगर आपको पूरे फ्रंट फुट पर पॉलिटिक्स करनी है तो फिर आपको कुर्मी से अलग होकर बाकी सारे समुदायों के लिए सोचना होगा। लेकिन सारे समुदाय को सोचते हुए भी अगर आप सिर्फ और सिर्फ कुर्मी के लिए अगर एक बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, उस समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो अगर निशा भगत अपने समुदाय के लिए कर रही है तो फिर ये गलत कैसे हो गया? तो मैं उसी बात को कह रहा था कि जिस तरह से निशा भगत ने ईसाई समुदाय को टारगेट किया और टाइगर जयराम महतो ने तब चुप्पी साधी, यदि उसी वक्त एक्शन लेते कि निशा भगत जब पार्टी के सिद्धांत के बिल्कुल, हाँ, तब एक बड़ा मैसेज जाता। आज तो एक साफ मैसेज गया कि जयराम महतो ईसाई समुदाय पर जब टारगेट होता है तो चुप्पी साधते हैं, और कुर्मियों का जब सवाल खड़ा होता है तो एक आदिवासी बलि चढ़ाते हैं, बलि चढ़ाते हैं। तो निशा भगत तो एक सरनी की तरफ सामने आ गई। निशा भगत ने कुछ नहीं खोया है, यहाँ जो सवाल कोई हुआ है तो टाइगर जयराम महतो हो गए। और टाइगर जयराम महतो अपने साथ कई लोगों के लिए जो उनकी पॉलिटिक्स है उसके सामने सवाल खड़ा कर दिए हैं। अब देखिए सिल्ली में देवेंद्र नाथ महतो अब तक सामने आए हैं कि मैं कुर्मी मांग का समर्थन करता हूँ। अब तक तो हाँ बिल्कुल, अब तक तो उनकी चुप्पी ही रही है। वो चुप है, उनके केंद्रीय उपाध्यक्ष चुप है, सामने नहीं आ रहे हैं। तो ये सवाल है ना। फिर टाइगर जयराम महतो यदि सभी समुदाय को लेकर के चलने की बात करते हैं, एक डेमोक्रेट पार्टी में भी तो डेमोक्रेसी होनी चाहिए ना। निशा भगत यदि अपने आदिवासी कम्युनिटी के लिए सामने आ रही है, आप उसे एक शो काउज देते,
बिल्कुल एक सो कॉज दे सकते थे, और जो एक कहा जाए कि पार्टी फोरम पर उन बातों को रखा जाता, उनसे ये पूछा जाता, तो शायद ये अगर लॉजिकली चीजों को हैंडल किया जाता तो शायद इतना बड़ा बखेड़ा नहीं या होता। लॉजिकल एंड तक पहुंचाया है। हाँ, ये लॉजिकली एंड पर तक आप पहुंच- आधा घंटा के अंदर डिसीजन लेते हैं, ईसाई समुदाय पर हिटलेट फैलाया जाता है तो शांत रहते हैं। इसका मतलब तो साफ हुआ कि जयराम महतो भी समझते हैं कि हमें सिर्फ कुर्मी पॉलिटिक्स करनी है। आपने स्पष्ट कर दिया है। स्पष्ट कर दिया। हाँ, स्पष्ट या कर दिया। ये जो पूरा जो सियासी समीकरण है जो मौजूदा, इसका कोई सूत्र या तार घाटशिला से भी जुड़ता है क्या? बिल्कुल। क्योंकि हमें आपने अभिषेक ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया था या बड़ा इशारा किया था कि कहीं टाइगर जयराम पूरी तरह से जेएमएम से नियंत्रित तो नहीं हो रहे हैं। क्योंकि घाटशिला में अब क्या होगा, घाटशिला में यह होगा कि कुर्मी समुदाय के एक बड़े नेता के तौर पर जयराम महतो देखो, हाँ। हमने कुर्मी जाति के लिए अपनी नेत्री का बलिदान चढ़ा दिया। इसका इसलिए क्योंकि 28 से अगर 25 से 38% अगर कुर्मी वोटर है, अगर वो पूरे उस 38 में से 30% को भी अगर अपनी तरफ खींचने में अगर वो कामयाब होते हैं, तो आप सोचिए कि हार्डली 10 से 15% और उनको मेहनत करनी होगी। तो ये उनके फेवर में जा सकता है, और यहाँ वो दिखा सकते हैं कि वो कहीं से ऑपरेट नहीं हो रहे हैं। इस वाला वोट किसका कटेगा? सिंपल सी बात है, ये सब भाजपा का जानते हैं, कटेगा। बिल्कुल। हाँ। और जो आदिवासी वोट है वो पूरी तरह एकजुट होगा जेएमएम के लिए। समान वर्ग के लोग। देखिए, जेएमएम के लिए तो मुश्किल है ही नहीं ना भैया। जेएमएम का वोटर जो है वो हमेशा इंटैक्ट रहा है। आप संताल कोल्हान कहीं भी चले जाइए, जो उनका अपना वोटर है वो कभी भी नहीं खिसकता है। क्यों नहीं खिसकता है? क्योंकि आज भी जो जेएमएम के वोटर्स हैं वो दिशोम गुरु या फिर तीर धनुष, यही दो चीजें पहचानते हैं, और उन्हें तीसरी चीज से कुछ मतलब नहीं होता है। आप कोई भी चेहरा, कोई भी मास्क लगा दो वहां पर, अगर तीर धनुष है तो वोट उनको जाएगा, तो वो तो घटेगा नहीं। लेकिन फिर कटेगा कहाँ? कटेगा बीजेपी का जो वोटर है वो छिटकेगा वहां से, वही वहां से कट कर आएगा इधर। तो सबसे ज्यादा नुकसान कौन भुगतने वाला है? तो ये गलत नहीं है जो प्रेडिक्शन हम लोग पिछली बार डिस्कशन में कर रहे थे कि बहुत संभव है कि कहीं जेएलकेएम जो है वो दूसरी नंबर पर ना आ जाए। ये मतलब एक सरप्राइजिंग हो सकता है। हाँ, तो कुल मिलाकर के जयराम महतो अपनी पार्टी का विस्तार चाहते हैं। वो ये भी चाहते हैं कि भाई सत्ताधारी दल से इतना टकराव की स्थिति नहीं हो। अच्छा, एक चीज और मैं कहना चाहती हूँ अपने दर्शकों से। हमने जब देवेंद्र भैया ने सुषमा बड़ाई का इंटरव्यू किया था, चूंकि सुषमा बड़ाई अपनी बात रखना चाहती थी, और मैं आज भी कहती हूँ इस मंच से कि हमने ये प्लेटफॉर्म अगर किसी को दिया है तो हम ये नहीं सोचते कि फलाने का बैकग्राउंड क्या है, उसका फोरग्राउंड क्या है। हम ये जानते हैं कि अगर हमारे मंच से कोई अपनी आवाज सुनाना चाहता है, कोई अपनी आवाज बुलंद करना चाहता है, तो वो आ सकता है और कह सकता है। सुषमा बड़ाई ने भी हमारे पास आकर अपनी बातें कही थी और हमने उन चीजों को दिखाया था। उसमें हमने कुछ भी इफ बट मेंशन नहीं किया था, और उसमें हमारी कोई सहमति नहीं होती, बिल्कुल। हमारा कोई दृष्टिकोण नहीं होता, और ये हमारा कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है, ये मान लीजिए। लेकिन उसके बाद बहुत ऐसा कहा गया कि इसे अनफॉलो कर दो, अनसब्सक्राइब करो, ये बहुत सारी चीजें हुई थी। लेकिन इस बार भी जब हम निशा भगत और जयराम महतो की बातें यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहे हैं देवेंद्र भैया, इस बार भी हमें बहुत सारे ऐसे कमेंट्स देखने को, सुनने को मिलेंगे। लेकिन मुझे ये बताइए कि सुषमा बड़ाई के मामले में तो आपने बैकग्राउंड का हवाला देकर खुद को पाक दामन साफ बताया। निशा भगत के आरोपों को लेकर कौन से तीर चलाएंगे आप? कौन सा सुरक्षा कवच होगा जो आप बचाएंगे खुद को? कुछ तो आप निश्चित रूप से, जिस तरह से निशा भगत ने सवाल किया, खड़ा किया कि 10 लाख रुपया मांगे, बकायदा मैसेजेस वगैरह सब कुछ। हाँ। तो अब तक तो पार्टी की ओर से कोई बयान आया नहीं आया है, आना चाहिए। हाँ। आपने सुषमा बड़ाई के मामले में आकर के खंडन किया था कि इनका कैरेक्टर ठीक नहीं है, इनका इतिहास देख लीजिए। निशा भगत के मामले में क्या बयान आता है, देखने वाली बात होगी। इंतजार हो रहा है। तो चलिए देखिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं कि निशा भगत ने तो भाई जब बयान दिया तो आधे घंटे के अंदर ये सब कुछ हो गया। निशा भगत ने भी आनन फानन में अपना जवाब दिया। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि जिस तरह निशा भगत बयान देती है और आधे घंटे के अंदर निशा भगत ऑर्डर रिलीज हो जाता है, ऑर्डर रिलीज होता है। हाँ। तो क्या ऑर्डर पहले लिख लिया गया था, निशा भगत का बयान बाद में आया था? आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों? ये जल्दबाजी तो सुषमा बड़ाई के मामले में भी नहीं हुई थी। बिल्कुल, जबकि सीधे सीधे आरोप थे। तब भी नहीं हुई थी जब निशा भगत ईसाई समुदाय के और रजनी फैला रही थी। रजनी मामा मामले में भी नहीं हुई, उस मामले में भी इतनी जल्दी कार्रवाई तो हुई नहीं थी। तो फिर इतनी क्या हड़बड़ी थी कि निशा भगत वाले मामले में इतनी जल्दी कार्रवाई कर दी गई है? बहरहाल ये
देखिए अब तक यही इंतजार हो रहा है कि निशा भगत के आरोपों पर अब तक कोई पलटवार क्यों नहीं हुआ है या फिर कोई जवाब क्यों नहीं आया है। हम इंतजार कर रहे हैं, आप भी इंतजार करिए अगर कुछ और एक आता बात है। और अफसर, हम लोग कदापि भी कुर्मी जाति को एसटी स्टेटस देने का विरोधी नहीं है। हमने कभी किया ही नहीं है विरोध, ये मेरा और ये हमारा काम ही नहीं है। काम भी नहीं है, हाँ। ये हमारा दायरा भी नहीं ये है। हम उस दायरे में ही हम नहीं है। सिर्फ उस प्रक्रिया को सामने लाते हैं और उस यदि एक पक्ष का लाते हैं तो दूसरे पक्ष का भी लाते हैं। हमारा काम जो है मैं वही कर रहा हूँ। देखिए हमने बस सवाल ये उठाया कि अगर जयराम महतो अपनी पार्टी में रहकर कुर्मी समाज के हक की लड़ाई लड़ सकते हैं तो निशा भगत उसी पार्टी में रहकर वो अपने कम्युनिटी के लिए, अपने समाज के लिए लड़ाई क्यों नहीं लड़ और आप सकती कह हैं? सकते थे कि निशा भगत का इस ये- बयान से पार्टी सहमति नहीं जैसे रखती। पिछली बार कहा जैसे था, पिछली बार कहा था, क्रिश्चियनिटी के मामले पर हाँ। आपने कहा था ना कि ये उनका निजी मामला उनसे है। बात की जाएगी, हाँ। उनका जवाब लिया जाएगा। अब 6 महीने का टाइम दे देते हैं, जवाब देते हैं, मामला आया गया होता है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि निशा भगत को पार्टी से आउट करने की तैयारी पहले कर ली गई थी पहले और एक बहाना खोजा जा रहा था और वो बहाना निशा भगत ने जो ही दिया उन्हें गेट का रास्ता दिला दिखा दिया गया। तो चलिए निशा भगत अब जेल कैम्प ने उन्हें आउट करार दे दिया है। हालांकि उनकी फील्डिंग कमजोर रही या फिर वो बैटिंग अच्छे से नहीं कर पाई, ये तो भाई अब विश्लेषण का विषय है। और ये आप अपने अब आप क्या सोचते हैं कि वो कहाँ चूक गई कि पार्टी मतलब जेल कैम्प में उन्हें सही जगह नहीं मिल पाई? कमेंट सेक्शन में आप हमें भेज सकते हैं। वैसे इंतजार आपकी तरह हम भी कर रहे हैं कि जेल कैम्प इस पूरे आरोपों को लेकर क्या कहता है। बहरहाल और भी देखिए, सबसे बड़ी बात है ये जो मंच है ना, हम ऐसी ही खबरों की खबर लेकर आते हैं आपके लिए और ये सिर्फ आपको यही मिलने वाला है और कहीं नहीं मिलने वाला। तो आप अगर इस बात से सहमत हैं कि निशा भगत के आरोपों में कितना दम है और जेल के हमने क्या पहले से स्क्रिप्ट तैयार कर रखा था, इंतजार था कुछ इस तरह के बयान का, आप अपने कमेंट्स भेजिए। बाकी देखते रहिए भारत मित्र, आपको ऐसी खबरें मिलती रहेंगी। जोहार, नमस्कार।